हेलो एवरीवन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पांडास को पढ़ा, जिसमें हमने डेटा को एनालाइज किया और हमने डेटा को उसमें जो नल्स थे उसको हटाया, उसको क्लियर किया, कॉलम्स जो अनवांटेड थे उनको क्लियर किया और मैटप्लॉटलिब की सहायता से हमने लाइन, बार, पाई, कई तरह के ग्राफ सीखे। बट आज हम इन सारे कमांड की यूज से एक करने वाले हैं केस स्टडी, यानी बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है सेल्स एनालाइज। सेल्स एनालाइज यानी कि हम लोग यूजिंग द पांडा। पांडा क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जो डेटा एनालाइज करने के लिए यूज की जाती है, और मैटप्लॉटलिब जो डेटा विजुलाइज करती है। इन दोनों लाइब्रेरी से हम इस डेटा की इंसाइट निकालने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी सहायता से हम लोग अपनी कोई स्ट्रैटेजी फाइनल कर सकते हैं, या फिर अगर आगे हमें क्या करना है ये सोच सकते हैं। जब अपनी लर्निंग स्टेज में जब हम पांडास को यूज कर रहे हैं, जब मैटप्लॉटलिब को यूज कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से डिफरेंट डोमेन के डेटा लेनी चाहिए और इस तरह से केस स्टडी करनी चाहिए। आप पांडास के कमांड सीख तो जाएंगे, लेकिन जब तक आप उसे एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो आप किसी भी डोमेन का डेटा सेट डाउनलोड कर लीजिए। आप लर्निंग पर्पज से हैं तो ऑब्वियसली आपको अभी डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैंने भी ये डेटा सेट डाउनलोड किया है। आपके सामने ये जो डेटा फाइल खुला है, ये एक सेल्स फाइल है, दिवाली सेल्स फाइल है, जिसे मैंने केगल से डाउनलोड किया है। केगल से कैसे डाउनलोड किया ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एंड ये डेटा सेट फाइल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सेल्स एनालाइजिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यूजर आईडी है, देन उसके बाद कस्टमर नेम है, देन प्रोडक्ट आईडी, जेंडर, एज ग्रुप, एज, मैरिटल स्टेटस जिसमें जीरो का मतलब है अनमैरिड, वन का मतलब है मैरिड, एंड उसके बाद स्टेट, जोन, ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर्स एंड अमाउंट। अमाउंट यानी सेल, जहां पे आपको कुछ नल भी दिख रहा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है। हम इन सब चीजों को समझेंगे और अपनी नल्स वगैरह के साथ इसको क्लियर करेंगे। हम ये सब काम करेंगे अपने इस केस स्टडी, अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने जुपिटर की तरफ, जो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। तो ये मेरा ओपन है, लेकिन आप यहाँ देखिए मैंने केगल पे भी दिवाली डेटा सेट को यहाँ पे आपके लिए ओपन करके रखा है। आपको सिंपल कुछ नहीं, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है केगल दिवाली सेल्स डेटा सेट, एंड देन उसके बाद जैसे ही आप क्लिक कर देंगे दिवाली सेल पर या इस पर, तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे इस पेज पर जो पहले से खुला हुआ था, दिवाली सेल्स। आप नीचे थोड़ा सा डाउन करिए, देखिए पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे, देखिए वही कॉलम्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। बहुत सिंपली आप यहाँ से डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस साइट पर आकर और फिर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। केगल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें आपको हर डोमेन लाइक हेल्थ केयर, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, मूवी, सेल्स, बहुत सारे डोमेन्स हैं। हर डोमेन से रिलेटेड आपको यहाँ पे डेटा सेट मिल जाएगा, और अभी लर्निंग पर्पज से आप यहाँ से डेटा सेट फाइल डाउनलोड करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आगे चल के आप यहाँ बहुत सारी कंपटीशन होती है, आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। खैर केगल के बारे में एक डिटेल में वीडियो में आगे बनाऊंगी। अभी हम बस इतना जानते हैं कि मैंने यहाँ से एक डेटा सेट डाउनलोड कर लिया है और उसे मैंने यहाँ ले लिया है। ये जो फाइल है वो है एस एल एस डेटा CSV। एक्चुअली में जो फाइल डाउनलोड हुई थी उसका नाम एक्चुअली में दिवाली सेल डेटा CSV है, बट नाम बहुत बड़ा था तो उसको छोटा करने के लिए मैंने इसको रीनेम कर दिया और SLS CSV कर दिया। तो ये है वही डेटा सेट फाइल जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया है। थोड़ा सा एरर बता रहा है, माइट बी CSV फॉर्मेट में जुपिटर में कुछ इश्यू होगा। इट्स ओके, इसको डिसमिस कर देते हैं, हम वहीं देख लेंगे अपनी पाइथन की फाइल में। तो ये आपको डेटा फाइल दिख रहा है, ये देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं अपनी नई फाइल पाइथन, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग इस सेल्स फाइल से अपनी इंसाइट को निकालेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर आप इसे एंड तक बने रहिएगा और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को निकालना सीखेंगे, समझेंगे किस तरह से हम पांडास और मैटप्लोट्लिब में प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये सारी चीज आप इसमें वीडियो में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यू नोटबुक मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, और इस न्यू नोटबुक को
मैं एक नाम दूंगी क्योंकि अनटाइटल्ड 2 है, तो मैंने इसको नाम दे दिया SA। मेरे पास ऑलरेडी सेल्स एनालाइजिंग की फाइल है, तो मैंने SA के नाम से ले लिया, इसको रीनेम किया। और यहाँ अब मैं इंपोर्ट करने वाली हूँ अपनी पांडा और मैटप्लॉटलिब फाइल को। तो मैंने यहाँ पे लिया इंपोर्ट pandas HPD, import matplotlib dot pyplot HPLT। शिफ्ट एंटर करेंगे, कोई एरर नहीं, मतलब कि फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम अपनी उस डेटा फाइल को यहाँ लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया डेटा नाम का एक वेरिएबल, जिसमें मैं पांडास के .read_csv कमांड की सहायता से इस डेटा फाइल को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके डेटा वेरिएबल में एक्सेस करने वाली हूँ। ये सारी चीजें मैं अपनी लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप मेरी लास्ट पांडास की वीडियो देखिए, तभी आपको वो सारे कमांड जो मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ डिटेल में समझ आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया pd.read_csv। यहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा जो कि था sls.csv। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अभी मैं इसे जैसे ही रन करूंगी तो ये यहाँ पे एक छोटा सा एरर देगा। चलिए पहले मैं आपको बता दूं एरर क्या है। एरर ये है कि ये डिकोड नहीं कर पा रहा। और डिकोड क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपकी फाइल डायरेक्ट नेट से डाउनलोडेबल है। तो इसका यूटीएफ कोडेक जो है वो डिकोडेबल नहीं है, यानी कि वो इसके जो टेक्स्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको ले नहीं पा रहा। तो इसीलिए इसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे इनकोडिंग यूनिकोड एस्केप, जो आपकी इस डेटा फाइल को डिकोडेबल बना देता है, जिससे वो आसानी से डिकोड होकर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो डेटा वेरिएबल में आसानी से दिख जाएगी। आप सोचेंगे कि मैंने पहले की वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तो डोंट वरी, ये आपको आपकी खुद की एक्सेल फाइल में लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी लोकल फाइल डायरेक्ट रीडेबल होती है, उसे आप डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं। मगर नेट से डाउनलोडेड कई फाइलें डायरेक्ट डिकोडेबल न होने की वजह से ये एरर आती है। तो इसलिए आपको ये काम वहीं करना है जो आपकी नेट से डाउनलोडेबल फाइल है, वहीं सिर्फ आपकी खुद की लोकल फाइल में ये करने की जरूरत नहीं। तो मैं डेटा वेरिएबल को शिफ्ट एंटर करके देखती हूँ कि क्या मेरा डेटा आ चुका है। तो आप देखिए कि वही डेटा फाइल आपके डेटा वेरिएबल में आ चुकी है और एक परफेक्ट डेटा फ्रेम आपके सामने रेडी है। तो ये आ चुका है डेटा हमारे पास। तो कलेक्शन द डेटा, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू दिस केस स्टडी। तो ये हमारा डेटा आ चुका है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे डेटा में कितनी रो कितने कॉलम्स हैं। वैसे ये सारे कमांड मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने शेप जैसे लगाया तो पता चला कि हमारे पास 11,251 रोज है और 13 कॉलम्स है। ओके, ठीक है, इतनी सारी रोज है, मतलब डेटा काफी वास्ट है। तो अच्छा है, डेटा जितना बड़ा होता है एनालाइजिंग उतनी अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट स्टेप कि मैं इसको इन्फो करके देखना चाहती हूँ कि एवरीथिंग आई वांट टू नो अबाउट द डेटा सेट। तो यहाँ पे उसने वही बताया कि आपके पास टोटल 13 कॉलम है जो 0 से 12 में इंडेक्स है, और आपके पास 251 आपके पास रोज है। बट यहाँ पे आप थोड़ा गौर करिए तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि सारे कॉलम में जो एंट्रीज है वो 251 है, बट अमाउंट में जो एंट्री है वो आपकी 239 है। यानी कि आपके पास यहाँ कुछ नल्स है। ओके, लेट्स गो चेक करते हैं। तो इस नल्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि इतना याद रखिए, चाहे आप एनालाइजिंग कर रहे हो ओनली या फिर आप मशीन लर्निंग के लिए डेटा क्लीन कर रहे हो, आपको सबसे पहले नल्स के साथ डील करना जरूरी है। अगर आप अपने डेटा नल्स जो हैं उनके साथ डील नहीं करते, उनको ट्रीट नहीं करते, तो ये आपके लिए एक आउटलायर क्रिएट कर सकते हैं या अनबायस प्रेडिक्शन दे सकते हैं, जो आपकी एक्यूरेसी, आपके इंसाइट सभी को एक गलत तरीके से प्रेडिक्ट करेगा। मतलब ये कि नल्स आपके डेटा में एक गलत प्रेजेंटेशन देता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नल जरूर रिमूव करिए जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करें। क्लीनिंग का मतलब ही यही है। तो यहाँ पे हम गए एज सम
और यहाँ पे हमने लिखा सॉरी एज नल डॉट सम, और फिर उसके बाद हमने शिफ्ट एंटर किया तो इसने मुझे दिखा दिया कि हाँ जी नल शो है, और वो भी अमाउंट जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉलम में है उसमें। बाकी सारे किसी कॉलम में कोई नल नहीं है। अमाउंट जो कि सेल अमाउंट है, सेल कॉलम में वही हमारा मेन है, मतलब सबका हीरो वही है। इस एनालाइजिंग में वाई वही रहेगा चाहे एक्स कुछ भी हो। तो मतलब ये तो गड़बड़ है। लेकिन अब मैं क्या करूं, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन कि मैं इसे फिल करूं, तरीका नंबर टू कि मैं इन रोज को डिलीट कर दूं। अब ये क्लियर बता दो कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके डोमेन पे। आपका डोमेन, उसका नेचर ये तय करेगा कि आपको ड्रॉप करना ज्यादा बेहतर है या फिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डोमेन हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हर इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बेहतर है कि आप उसको फिल कर दीजिए, यानी कि उसे आप अपनी एनालाइसिंग का पार्ट बनाइए। लेकिन अगर आपके पास इस समय सेल्स एनालाइसिंग कर रहे हैं जिसमें 11,251 रोज ऑलरेडी आपके पास है, उसमें से सिर्फ 12 रोज ऐसी हैं जिसमें आपका अमाउंट वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसे मीन के साथ फिल कर भी दूं, क्योंकि फिल करने के लिए मैं अमाउंट का मीन निकालूंगी या मीडियन निकालूंगी, उसके साथ मैं इसको फिल कर भी दूं, तो अननेसेसरी मैं अपने सेल का मीन बढ़ा रही हूँ। ये तो फिर मेरे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है टैक्स के लिए भी गलत गलत हो जाए। तो दैट्स द रीजन कि ऐसी सिचुएशन, मतलब आपका ये डोमेन ये कह रहा है कि आपका नल बहुत कम है और आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा डेटा सेट है जिससे आप इंसाइट निकाल सकते हो, तो बेहतर है कि आप इन रोज को डिलीट कर दीजिए और इसे अपने डेटा सेट का हिस्सा मत बनाइए, अपने एनालाइसिंग का हिस्सा मत बनाइए। जबरदस्ती इसको शामिल करने से गलत प्रोडिक्शन, गलत इंसाइट आ सकते हैं। तो दैट्स इट, हम इसको हटाने का फैसला कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे लिया डेटा डॉट ड्रॉप एन ए, यानी कि ड्रॉप नॉट अवेलेबल वैल्यू, जिसको हम लोग यहां पर लेते हैं इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू का मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप करंट डेटा सेट में चेंजेस परमानेंटली करना चाहते हैं तो इन प्लेस ट्रू कर देंगे, तो करंट डेटा में आपकी ये रोज डिलीट हो जाएंगी। एंड उसके बाद मेरा डेटा क्या होगा वो हम देख लेंगे। तो मैं इसे रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल रोज 11 to 39 हो चुकी है। अब नल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, डेटा डॉट एच नल डॉट सम। ओके, सो अब हमारे नल्स हट चुके हैं। तो हमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट केस स्टडी में डिफरेंट इश्यूज आते हैं और हर इश्यू का सॉल्यूशन उस डोमेन, उस डेटा के नेचर के हिसाब से हुआ करा जाता है। मतलब ये नहीं है कि आज आप जो सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं यही सॉल्यूशन आपकी अगली केस स्टडी में भी अप्लाई हो, ऐसा कतई नहीं करना। एक डेटा साइंटिस्ट को हमेशा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे एनालाइज करना है, तो क्या क्या एनालाइज करना है? सबसे पहले मुझे ये एनालाइज करना है कि मेरे पास जो सेल है जिसने मेरे नल सब हटा दिए हैं, उस सेल को मुझे चेक करना है अलग अलग फील्ड के हिसाब से। यानी कि मुझे यहाँ पे सेल चेक करना एज ग्रुप के हिसाब से। एज के हिसाब से भी हिस्टोग्राम लगा सकते हैं। तो एज ग्रुप के हिसाब से मुझे चेक करना है, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से चेक करना है, स्टेट वाइज मेरी सेल कहाँ ज्यादा है ये चेक करना है, जोन वाइज मेरी सेल कहाँ है ये करना है, ऑक्यूपेशन वाइज कहाँ सेल क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल क्या है, ये सब मुझे चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा सेट 1 लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या करूंगी, अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अपनी, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक एक्स नाम का वेरिएबल है, क्योंकि मेरा अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन, जहां पर हम अपने डेटा को लाइन या बार ग्राफ से विजुअलाइज करके ही समझेंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड अबाउट योर डेटा। वैसे अगर आप यूनिक वैल्यू निकाल के समझना चाहते हैं या अलग अलग फील्ड देखना चाहते हैं तो वो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर मुझे डायरेक्ट कोई ग्राफ बनाना है तो मैं आपको क्लियर बता दूं ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास डेटा का साइज बहुत बड़ा है। तो मैंने एज ग्रुप वाइज सोचा कि मैं एक्स में डेटा एज ग्रुप ले लेती हूँ।
तो मैंने सोचा कि एज ग्रुप वाइज मैं जरा सेल को चेक करूं, तो मैं यहाँ पे गई और एज ग्रुप मैंने ले लिया एक्स में। आप एक्स को देख भी सकते हैं, ये देखिए एज ग्रुप आ गया। वाई में मैंने डेटा का अमाउंट कॉलम ले लिया, क्योंकि मुझे एज ग्रुप वाइज सेल देखनी है। तो मैंने वाई में अमाउंट कॉलम ले लिया और वाई को देख भी लिया, तो वाई के आगे अमाउंट की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने यहाँ पीएलटी डॉट प्लॉट किया और यहाँ पे मैंने एक्स कॉमा वाई, ये मैटप्लॉटलिब का कमांड है जो लाइन ग्राफ के लिए होता है। इसकी वीडियो प्लेलिस्ट भी मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ, तो आप मेरी लास्ट वीडियो में मैटप्लॉटलिब के लाइन बार और सारे ग्राफ देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको शिफ्ट रन करूंगी, आपके सामने लाइन ग्राफ आ चुका है। कितना गंदा आया है। अब कुछ भी कर लीजिए, अभी नहीं आएगा सही, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। आपकी पूरी स्क्रीन बहुत कम पड़ जाएगी इतने सारे डेटा को देखने के लिए। तो ये तरीका, ये अप्रोच गलत है। तो हम क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एज ग्रुप वाइज सेल को काउंट करना है, ये सम करना है। मतलब 26 से 35, 0 से 17 में कितनी सेल हुई है, 26 से 35 में कितनी सेल हुई है, 18 से 25 में कितनी सेल हुई है। पहले वो सारी सेल को उस एज ग्रुप वाइज ग्रुप कर दीजिए, सम कर दीजिए। फिर हमारे पास सिर्फ 8 या 10 नंबर ही बचेंगे, देन उसको आप ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे ग्रुप बाय का। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ DS1, यानी मैं एक नया डेटा सेट बना रही हूँ जिसमें एक कॉलम एज ग्रुप का होगा और दूसरा कॉलम होगा ग्रुप बाय का। अच्छा चलिए, मैं पहले आपको थोड़ा ग्रुप बाय का एक छोटा सा दिखा भी देती हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ गई, आप देख सकते हैं, ये टैब लगाऊंगी तो देखिए मेरे पास सजेशन आ जाता है। मैं यहाँ ग्रुप बाय में गई और मैंने यहाँ पे लिया एज ग्रुप। तो मैंने यहाँ एज ग्रुप वाइज इसको ग्रुप बाय किया और साइज, साइज मतलब ये एज ग्रुप वाइज जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको काउंट करेगा। तो इसने देखिए कितना अच्छे से मुझे बता दिया कि 0 से 17 जो एज ग्रुप है उसमें 296 ट्रांजेक्शन हुआ है और उसके अमाउंट को अपन सम करेंगे तो मेरे पास टोटल भी आ जाएगा। तो आप सोचेंगे साइज की जगह सम करें। नहीं, अगर हम साइज की जगह सम करेंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सारी जितनी एंट्रीज है सबको सम करने के चक्कर में सब जोड़ देगा और बहुत गंदा आएगा। सिर्फ एक कॉलम सही आएगा, वो है अमाउंट। अमाउंट में एज ग्रुप वाइज सारी सेल को टोटल कर रहा है। तो यही देखना था ना। तो फिर आप इसको ऐसे मत देखिए, इसको ऐसे देखिए। अब एकदम परफेक्ट आ गया, देखिए। तो हमने एज ग्रुप वाइज अमाउंट को देखा और उसका सम निकाला। अब तो बड़ी आसानी से हमारे पास, और वैल्यू भी कितनी लिमिटेड हो गई, बस 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू हो गई। इसका ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है, कोई टेंशन ही नहीं। बट इसको पहले एक डेटा सेट, एक नया डेटा सेट, आपका डेटा क्या है, एक डेटा फ्रेम है, एक नया डेटा फ्रेम बनाइए जिसमें मात्र ये दो कॉलम ही इनपुट होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ DS1। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम और है। जब आप इस तरह से लेते हैं DS1 इक्वल टू डेटा डॉट ग्रुप बाय एज ग्रुप अमाउंट डॉट सम, तो उससे इस तरह की वैल्यू आपके डेटा सेट 1 में आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। बट कॉलम नेम जो है अच्छे से नहीं है, मतलब सेकंड वाले कॉलम का कोई नाम ही नहीं आया और ये एक टेबल फॉर्मेट नहीं दिख रहा, ये सिर्फ एक आउटपुट है। तो आपको, और आपका ये फर्स्ट कॉलम में ये इंडेक्स की तरह काम कर रहा है, मतलब ये कॉलम की तरह काम नहीं कर रहा। और मुझे ये दोनों कॉलम्स में चाहिए जिसमें एक को मैं एक्स बना सकूं, दूसरे को मैं वाई बना सकूं। तो उसके लिए करना क्या है, करना बस ये है कि जो एज ग्रुप आपने डायरेक्ट लिखा था उसको आप लिस्ट बॉक्स में डाल दीजिए, यानी मेजर ब्रैकेट में डाल दीजिए, कॉमा लगाइए, देन उसके बाद एज टैप करेंगे तो एज इंडेक्स आ जाएगा, एज इंडेक्स, और इसको फॉल्स कर दीजिए। मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट आपका जो अभी डेटा सेट है उसमें एज ग्रुप वाइज ही ग्रुपिंग हो रहा है और एज ग्रुप कॉलम इंडेक्स बन गया है, और इंडेक्स बनने की वजह से वो सिर्फ इंडेक्स बन गया और कॉलम सिर्फ एक ही बन पाया, वो था अमाउंट। तो एक इंडेक्स एक ही कॉलम, फिर तो एनालाइज नहीं हो पाएगा ना। तो अब अगर मैंने इसे कहा ग्रुप बाय तो करिए, मगर उस एज ग्रुप को आप इंडेक्स मत बनाइए। तो इसका मतलब है कि वो इसे कॉलम मान लेगा, तो आपके पास दो कॉलम हो जाएंगे, एक हो जाएगा एज ग्रुप वाला कॉलम और एक अमाउंट वाला कॉलम, और इंडेक्स अलग से क्रिएट हो जाएगा।
और ये सब होने के बाद एक डेटा सेट 1 में ये सेव भी हो जाए। तो जब आप DS1 को अब रन करेंगे, देखिए परफेक्ट टेबल के रूप में आपके सामने डेटा आ गया। देखिए आपका एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, जिसमें आपके सामने है 2 कॉलम, कॉलम नंबर 1 एज ग्रुप, कॉलम नंबर 2 अमाउंट, और आपके सामने पहला वेरिएबल है DS1। अब आप इसमें अब आप इसके फर्स्ट कॉलम का एजाक्स ले लीजिए। अब आप याद रखिए डेटा नहीं लेंगे, DS1 लेंगे। तो DS1 में आप पहले कॉलम को ले लीजिए जो कि था एज ग्रुप, और एक्स को देख लीजिए। जस्ट मिनट, आई थिंक कुछ इश्यू है। ओ सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, AGR हो गया। ओके गुड। नाउ वाई, वाई इक्वल, मैंने DS1 और मेरा जो सेकंड कॉलम था वो मैंने ले लिया अमाउंट, और अब आप y को ले लेंगे और इसे शिफ्ट एंटर करेंगे तो देखिए y का कॉलम आ गया। अब आप यहाँ PLT डॉट बार कर देते हैं, बार से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बार, और यहाँ पे ले लेंगे x कॉमा y, और अब आप इसे रन कर दीजिए। देखिए आपके सामने परफेक्ट बार बन चुका है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है अब कि आपकी सेल सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में हो रही है। हो गई ना एनालाइजिंग, क्लियर हो गया, इंसाइट मिल गया आपको। आपको समझ आ गया कि किस एज ग्रुप का बंदा आपके इस शॉप पे या आपके शोरूम पे सबसे ज्यादा आ रहा है। तो वो है 26 से 35 साल वाले बंदे। तो इस तरह से क्लियर हो गया। बाकी डेकोरेशन बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ इनसाइट निकालना बता रही हूँ। अच्छा, ये जो लाइन आती है ना, ये बार कंटेनर ऑब्जेक्ट ऑफ 7, ये समटाइम अच्छा नहीं लगता। मेरे कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते भी है कि ये क्यों आता है। तो आप डोंट वरी, अगर आप शो लगा देंगे तो ये जो आता है ये हट जाएगा। एंड यहाँ पे ये आपके सामने वैल्यू आ चुकी है और ये लैक्स में है। चलिए अब हम बनाते हैं डेटा सेट 2। तो याद रखिए मैंने क्या किया, फिर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय एज ग्रुप किया और अमाउंट कॉलम को लिया, ओनली अमाउंट कॉलम को जिसका सम लिया। अगर मैंने यहाँ साइज लिया होता तो यहाँ पे अमाउंट का सम नहीं, अमाउंट का काउंट आता, मतलब कि 0 से 17 में कितने लोगों ने मेरे यहाँ शॉपिंग करी है, तो वो काउंट आ जाता। तो हम काउंट को भी ले सकते हैं। एनीवे, हम आते हैं अपने डेटा सेट 2 पर। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं मेल और फीमेल वाइज, मतलब कि जेंडर वाइज अपनी सेल को। मुझे ये जानना है कि फीमेल ज्यादा सेल कर, मतलब फीमेल ज्यादा मेरी कस्टमर है कि मेल ज्यादा कस्टमर है। तो उसके लिए सेम चीज करेंगे, मतलब सेम चीज हम यहाँ से ले लेते हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे इसको ले लिया, और यहाँ पे एज ग्रुप की जगह इस बार ले लेंगे जेंडर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मेल और फीमेल में M और F लिखा है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको बता दूंगी, अभी हम इसी की सहायता से ले लेते हैं। और यहाँ पे हम DS2 को देख लेते हैं। तो इसने क्लियरली बता दिया है, एफ में आपके पास इतनी वैल्यू है, एम में आपके पास इतनी वैल्यू है। मतलब ये आप सेल जो देख सकते हैं क्लियरली फीमेल्स की थोड़ी ज्यादा दिख रही है जो कि नेचुरली है, और मेल की थोड़ी कम दिख रही है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो अपन एक काम करते हैं, इसको भी अपन ले लेते हैं। तो इस बार क्या बेहतर रहेगा, आई थिंक पाई चार्ट ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम ले लेते हैं फिर से एक्स, सेम चीज, एज ग्रुप, मतलब इस बार हमारा पहला जेंडर है। तो हम, अच्छा एक्स की जरूरत नहीं है तो वाई की काफी है, डेटा होता है पाई में, बाकी तो लेबल्स होते हैं, लेबल्स तो हम खुद के लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वाई को ओनली ले लिया जो कि है मेरा सेकंड कॉलम अमाउंट। तो मैं यहाँ DS2 में गई और यहाँ पे मैंने ले लिया अमाउंट, और यहाँ पे जस्ट मिनट, ये गलत हो गया, ये आएगा ओके। और श्योरिटी के लिए देख लेते हैं, गुड। एंड PLT डॉट पाई, पाई में जाकर मैंने यहाँ पे ले लिया वाई, बिकॉज दिस इज माई डेटा। अभी मैं इसको डायरेक्ट चला दूंगी तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। इसको देखते हैं, ओके बन चुका है। लेकिन मुझे एक तो ये अच्छी नहीं लग रही लाइन है, सेकंड मुझे नहीं पता चल रहा मेल कौन है फीमेल कौन है, तो उसको हम लेबल कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग आते हैं जेंडर में, एफ पहले है एम बाद में है, तो हम जब लिखेंगे लेबल्स, लेबल्स, तो यहाँ आप लिस्ट बॉक्स में दोनों वैल्यू डालिए, मगर वो वैल्यू पहले डालिए जो पहले आपके कॉलम में है। तो पहली वैल्यू फीमेल है और दूसरी वैल्यू आपकी मेल है। सो हम इसको लेंगे। ओके, चलिए रन करके देखते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर, ये आ चुका है। थोड़ा सा और अपन इसमें काम करते हैं। अब हम यहाँ पे अगली चीज ले लेते हैं, ऑटोपिसिटी, यानी कि ऑटोपिसिटी जिसके जरिए हम अपने सेल का परसेंटेज देखेंगे, ये कहता है ऑटो परसेंटेज। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, देन हमने लिखा 1.2, यानी कि हमें परसेंटेज के साइन को डबल यानी प्लॉट में देखना है और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट देखना है। एंड देन उसके बाद यहाँ एफ लिखा क्योंकि प्लॉट में देखना है, और 2 परसेंटेज के साइन जिसमें दूसरा परसेंटेज परसेंटेज देखने के लिए है। लेट्स सी, बढ़िया, 69% फीमेल्स हमारी कस्टमर है, 30% मेल हमारे कस्टमर है। ओ, बहुत ज्यादा गैप है। खैर, फीमेल तो फेमस है, अच्छी बात है, शॉपिंग सारे घर की हमें ही करनी पड़ती है, तो दैट्स वेरी नाइस। तो हमने देख लिया कि फीमेल क्लास कस्टमर ज्यादा है। फिर से हम पीएलटी डॉट शो कर देते हैं और आपके सामने क्लियर आ चुका है। गुड। तो हमने देखा कि किस एज ग्रुप के हमारे ज्यादा कस्टमर हैं, किस जेंडर में हमारे पास ज्यादा कस्टमर हैं। अब हम अगला जो उठाते हैं वो मैरिटल स्टेटस के हिसाब से उठाते हैं। तो हम थोड़ा ऊपर जाके देखें कि मैरिटल स्टेटस जो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि ये 0-1 में है, और ये 0-1 में होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब समझ नहीं आएगा किसी को कि 0 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं मतलब इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो हम यहाँ गए डेटा, डेटा का जो मैरिटल स्टेटस है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा मैरिटल स्टेटस, जिसमें यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस वाले में ही हमें चेंजेस करने हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे डेटा मैरिटल स्टेटस में चेंजेस होकर आना चाहिए, मतलब सेम कॉलम में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिया डेटा और यहाँ पे हमने लिखा डॉट रिप्लेस, आर ही लगा के टैब लगा देंगे तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ओके, रिप्लेस देखिए आ चुका है। इस रिप्लेस के अंदर आपको जो चेंजेस करने हैं वो आपको देना होगा डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आएगा कि किसको रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा 0 को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, अनमैरिड, क्योंकि 0 का मतलब अनमैरिड है। तो ये हो गया डिक्शनरी में पहली वैल्यू। दूसरा है 1, किसको रिप्लेस करना है, 1 मतलब कि मैरिड है। ये आप डेटा केगल में जाके देख सकते हैं, वहां पे क्लियरिटी है। तो अब हमें भी क्लियरिटी हो जाएगी क्योंकि हमारे डेटा में भी आ चुका होगा। अब मैंने यहाँ पे डेटा देख लिया और देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एम कैपिटल हो गया, यू स्मॉल हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये देखनी पड़ती हैं। एनीवे, अब ठीक है। तो हमने, या फिर हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन ऊपर से रिप्लेस रन ऑल करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये हो चुका है चेंज, तो एरर आ सकती है। तो हमारा हमने देखा कि जो 0 वाले थे अनमैरिड थे और वहां अनमैरिड लिख के आ गया। अब इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ अपना तीसरा डेटा सेट, यानी तीसरा डेटा सेट हमारा है DS3, और यहाँ पे सेम वैसे ही मैं ले लेती हूँ डेटा ग्रुप बाय, और यहाँ पे आपको लिखना है मैरिटल स्टेटस। ओके, और हम देख लेंगे DS3, एवरीथिंग ओके। इश्यू है थोड़ा सा, या एम कैपिटल होना चाहिए था। ओके, तो मेरे पास आ चुका है, पहले मैरिड का आया है फिर अनमैरिड का आया है। अब इसके लिए भी बेस्ट तो यही है कि अच्छा रहेगा कि मैं इसको भी पाई से देखूं, ज्यादा ठीक रहेगा, पाई से परसेंटेज वाइज समझ आ जाएगा। चलो बार में देख लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले बार में देख लेते हैं।
तो बार में देखने के लिए हमने इसको पहले एक्स वाई में ले लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमारा पहला कॉलम है मैरिटल स्टेटस, तो हमने यहाँ पे ले लिया DS3 एक सॉरी ये मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक्स को देखा। कुछ इश्यू मुझे लग रहा है आ गया है। नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे वाई वाई माई नेक्स्ट कॉलम जिसमें आएगा DS3, और ये है मेरा अमाउंट वाला कॉलम, और मैंने इसे भी देख लिया अगेन। ओके, अब क्या देखना चाहेंगे? चलो पहले बार ले लेते हैं, फिर पाई ले लेंगे। तो मैंने एक्स कॉमा वाई ले लिया और रन करके देखते हैं। क्लियरली समझ आ रहा है कि अनमैरिड ने थोड़ी ज्यादा शॉपिंग करी है। ओके, या 62 lakhs जो है अनमैरिड है, यानी कि हमारी शॉप ऐसी है जिसमें अनमैरिड के लिए ज्यादा शायद सामान है, और मैरिड उनमें तो वुमेन्स जा कर लेती हैं, तो इसीलिए शायद मैरिड का इस तरह से दिखा रहा है। एनीवे, खैर वुमेन्स भी कर रही हो तो मैरिड अनमैरिड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अनमैरिड की यहाँ पर ज्यादा सेल मतलब कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्लाइंट वो ज्यादा है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे देख सकते हैं, यानी कि हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, सब प्लॉट, हिस्टोग्राम। हम इन सारी चीजों को अगर इसी वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसे 2 पार्ट्स में बनाते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी सब प्लॉट की हेल्प से कि हमारा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और कितना सम हुआ है एज वाइज, और फिर हम लोग दूसरे लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज भी एनालाइज करके देखेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई किस सेल मतलब किस कैटेगरी में ज्यादा सेल हो रही है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।